नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक, एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई, तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा क्लास कराऊँ मैं, ठीक है? देखो, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। एक ही वीडियो में लगभग 1 घंटे की क्लास है और 1 घंटे में पूरा का पूरा आपका मेटल और नॉन मेटल खत्म हो जाएगा। मैं जिस नोट से पढ़ा रहा हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स है, बहुत बेहतरीन नोट्स है। सारी चीज़ें पूरी तरीके से इंक्लूड करी गई हैं, कोई भी चीज़ इसमें छोड़ा नहीं गया। तो चलो शुरुआत करते हैं और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अभी मैं तुमको नंबर दिखा देता हूँ। उस नंबर पे तुम संपर्क कर लेना और ये तुमको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें इस नंबर पे संपर्क कर लेना। ये तुमको नंबर दिख रहा होगा, है ना? कॉन्टैक्ट पे, भाई कुलदीप शुक्ला के बगल में। ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इस पे तुम्हें संपर्क कर लेना और ये पूरी नोट्स मैं तुमको दे दूँगा। इसके कोई चार्जेस, कोई पैसा नहीं है। हाँ, अगर आप पूरी की पूरी साइंस की नोट्स चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मिनिमम अमाउंट आपको पे करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप ये लेना चाहते हैं, तो इसका कोई पैसा मैं नहीं ले रहा हूँ, फ्री है आपके लिए। सबसे पहले हम मेटल की बात करेंगे, ठीक है? मेटल की बात करेंगे, मेटल एक्चुअल में होता क्या है? डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, व्हाट इज़ मेटल? ठीक है? तो देखो, मेटल वो चीज़ें हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट अगर कोई भी चीज़ अपने अंदर से पास करा सकती है, तो हम उसको बोल देंगे मेटल, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है थोड़ी-थोड़ी पास करा दे तो उसको मेटल बोल दोगे। क्योंकि मान लो अब लकड़ी है, उसको कह दो कि सर गीली लकड़ी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है ना? उसको कुछ देर हीट करेंगे तब भी वो हीट पास हो जा रही है, तो ऐसा नहीं है। गुड कंडक्टर होना चाहिए। गुड कंडक्टर का मतलब जितनी हीट रिलीज़ हो रही है, पूरी की पूरी हीट उस वायर से चली जाए, तभी हम उसको मेटल बोलेंगे, क्योंकि मेटल की एक खास बात होती है। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है कि मेटल आर दोज़ सब्सटेंस व्हिच फ्लो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है? दिस इज़ नोन एज़ मेटल। कुछ मेटल है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे मेटल होते हैं, है ना? और तुम्हारा सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे क्या है? मेटल। अब देखो, हर एक चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे तुम्हारी खुद की अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर गुण होते हैं, जिसको देख के लगता है हाँ, ये वाला काम यही आदमी कर सकता है, ठीक है? क्या बोलेंगे कि ये जो काम है, ये हमारा दोस्त पिंटू ही कर सकता है, उसके अलावा तो ये कोई काम नहीं कर सकता, ये उसी का काम होगा। ऐसे ही मेटल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनसे हम बोल देंगे कि हाँ, ये मेटल है। जैसे मेटल की सबसे पहली खास बात ये है कि उसके अंदर डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी का मतलब उसको अगर हम खींचेंगे तो एक पतली वायर के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? मान लो ऐसे है, यहाँ पे ये मोटी तार है, ठीक है? मोटी तार है हमारे पास, मेटल की है और इसको अगर हम खींचें, तो ये पतली वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? एक पतले वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल नेचर बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, है ना? तो भाई मेटल को हम एक पतली वायर के रूप में, थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को डक्टिलिटी बोलते हैं और पहला गुण होता है ये मेटल का। दूसरा क्या है? मेटल मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब उसको हम पीट-पीट के एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, है ना? जैसे टीन वगैरह तुम्हारे छपरा-वपरा में जो लगी होती है, वो कहीं न कहीं एक भारी मेटल होता है, एक हैवी मेटल होता है, उसको पीट-पीट के एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? मैलिएबल बोलते हैं या मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई मेटल की। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो दे हैव अ लस्ट्रस सरफेस। तो उनका सरफेस कैसा होगा? लस्ट्रस होगा, चमक होगी सरफेस पे, है ना? कोई भी मेटल उठा के देखोगे चमकेगा, है ना? बताओ, दुनिया का कोई भी मेटल उठा के देखोगे, आप ऐसा मत कह देना कि सर आयरन तो नहीं चमकता, भाई उसको थोड़ा-सा घिसोगे चमकने लग जाएगा वो। तो हुआ क्या कि मेटल के अंदर लस्ट्रस होता है, चमक होती है, जिसको धात्विक चमक बोलते हैं। ठीक है? ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है कि चमक होती है उसके अंदर। दे हैव अ सोनोरस इन
मेटल के अंदर सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर खनक होती है ना? अगर तुम मेटल को नीचे ज़मीन पे पटकोगे तो खनकेगा। सिक्के क्या है? मेटल है। मेटल सिक्के खनकते हैं। हाँ, थाली वाली जब हम बजाते हैं वो भी खनकता है। तो दे आर सोनोरस। सोनोरस वाली प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। ठीक। पाँचवीं की अगर हम बात करें, दे आर जनरली हार्ड सब्सटेंस। अब ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मेटल होगा तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे लोहा उठा के देखोगे, है ना? थाली वाली देखोगे, तो जो भी मेटल की चीज़ें बनी हैं, वो कहीं न कहीं हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है? ये भी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, 5वीं वाली सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अगर हम बात करें छठवीं प्रॉपर्टी की, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, जो चीज़ें हार्ड होंगी उसको गलाने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बहुत हाई हो गया, है ना? अगर बॉयल करना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। तो ध्यान रखना कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना, 7 नंबर, ये लिखा नहीं है। द मेटल हैव हाई डेंसिटी। ठीक है? मेटल हैव हाई डेंसिटी, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी तो समझते हो ना? उसके पार्टिकल का जो घनत्व है, मतलब पार्टिकल बहुत पास-पास होते हैं। स्पेस नहीं होता, गैप नहीं होता पार्टिकल के बीच। तो मेरे हिसाब से ये समझ गए होगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है? फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ। डक्टाइल नेचर होता है, मैलिएबल होता है, सोनोरस होता है। डक्टाइल, मैलिएबल, सोनोरस। लस्ट्रस, जनरली हार्ड सब्सटेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, और उसका डेंसिटी जो है वो भी कहीं न कहीं बहुत हाई होता है। डेंसिटी मतलब देखो, डेंसिटी अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो कि अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड बना है, हार्ड बनने का ये मतलब है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर के, वो बहुत पास-पास एकदम चिपके हुए हैं। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच गैप बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच गैप नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे? डेंसिटी में हाई बोल देंगे, कि हाई डेंसिटी का हमारा ये कंपाउंड बना हुआ है। चलो, अब आगे आ जाते हैं थोड़ा-सा, ये जो कंडक्टिविटी क्या होती है, मैलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, सोनोरस क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखो, कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी का मतलब है कि मेटल के अंदर से अगर हीट भी ट्रांसफर हो जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर हो जा रही है, तब हम कह देंगे हाँ, कंडक्टिविटी है इसके अंदर। जैसे इसमें लिखा है, थिंक ऑफ अ मेटल फ्राइंग पैन ऑन अ गैस स्टोव, हीट फ्लो इंटेंसली फ्रॉम द फायर थ्रू द मेटल टू कुक योर फूड। है ना? फूड को कुक करने के लिए ट्रांसफर हो रही है हीट। दूसरा, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी क्या बताया था मैंने? कि पीट पीट के लोहे को या आयरन मेटल को या कोई भी मेटल को पीट पीट के अगर हम एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मैलिबिलिटी हो जाएगा, मैलिएबल हो जाएगा। वहां पे ये भी लिखा है कि एल्युमिनियम फॉयल को अगर हम देखें, जिस पे हम क्या करते हैं, क्या करते हैं उस पे? खाना वाना लपेट लेते हैं, रोटी वगैरह, ताकि गर्म रहे, है ना? यूज टू रैप फूड, सॉलिड एल्युमिनियम मेटल इज बीटेन इनटू एक्सट्रीमली थिन फ्लेक्सिबल शीट विदाउट क्रैकिंग। तो यहाँ पे देखो, ये थिन शीट के रूप में कन्वर्ट हो गया ना, इसी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं, मैलिएबल है। डक्टिलिटी क्या होती है? उसको खींच खींच के क्या करें, एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पे कॉपर वायर देख रहे हो, तो एक थिन वायर के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस घंटी देखो, सोनोरस में क्या होता है? वो बजता है ना? उसमें खनक होती है। तो ये देखो, घंटी दिया हुआ है, तो ये सोनोरस का एग्जाम्पल मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ पाए। अभी मैंने तुमको एक बताया था कि जितने भी मेटल हैं, वो सारे के सारे हार्ड सब्सटेंस है, कठोर हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम चाहे तो आराम से चाकू से कट कर सकते हैं। उनमें पहला एग्जाम्पल जो आएगा वो आता है सोडियम का। ठीक है? सोडियम मेटल तुम अपने हाथ में लेना, और हाथ में लेने के बाद जैसे तुम बटर को कट करते हो, वैसे चाकू उठाना, उसको काटोगे, आराम से कट जाएगा। तो सोडियम ऐसा मेटल है, ये एक्सेप्शन में आएगा, ध्यान रखना, ये अपवाद है। सोडियम ऐसा मेटल होता है जो चाकू से कट सकता है। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। ये एक्सेप्शन में आएगा, क्योंकि सारे मेटल क्या है? हार्ड है। लेकिन एक ऐसा मेटल है, एक दो मेटल ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट है। एक सोडियम हो गया, एक पोटेशियम हो गया, है ना?
ये बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। और ये भी ध्यान रखना, सोडियम मेटल जो है वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए इस सोडियम मेटल को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि ये रिएक्ट ना करे। क्यों उसके अंदर रखते हैं? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर उसमें भी वाटर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे-छोटे वाटर उड़ते रहते हैं, है ना? तो उनसे वो रिएक्ट ना कर ले सोडियम, इसके लिए उसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे, ठीक है? ऐसे ही सेम हमारा होता है पोटेशियम। चल, हाँ, ये तो समझ गए कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कोई ऐसा मेटल बताओ जो सॉफ्ट हो, जिसको हम चाकू से कट कर सकते हैं, तो बताना सोडियम Na, पोटेशियम, ठीक है? एक और मेटल होता है जो लिक्विड होता है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी बोलते हैं, है ना? Hg, जिसको पारा बोलते हैं हिंदी में। तो मर्क्यूरी अगर रूम टेम्परेचर में देखें, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें, तो वो पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है भाई? पूरी तरीके से वो क्या होगा? एक लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ गए? चलो। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो जो हमें पता होना चाहिए। अब हम नॉन मेटल की अगर हम बात करें, देखो नॉन मेटल क्या है? उसी का जस्ट उल्टा, है ना? मेटल का जस्ट उल्टा करेंगे, पूरा का पूरा नॉन मेटल हो जाएगा। अब देखो नॉन मेटल की अगर डेफिनेशन देखेंगे, तुमको सिंपल सी डेफिनेशन बताना है कि नॉन मेटल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना? कंडक्टर तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, जाएगी, लेकिन बुरी तरीके से जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? अब इसके अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो वही उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना? दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट सोनोरस, दे आर नॉट malleable, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना? दे आर नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, दे आर जनरली वो हार्ड थे, ये सॉफ्ट सब्सटेंस हो जाएगा, है ना? उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई था, इसका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अगर हम उसके डेंसिटी की बात करें, उनकी डेंसिटी हाई थी, इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, उसी का जस्ट उल्टा उसमें उसका जितना भी तुमने मेटल का याद किया था, मेटल में बस नॉट नॉट लगा के सारा लिख देना, वो नॉन मेटल का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज आई यहाँ पे एक चीज क्या आई कि दे आर जनरली सॉफ्ट सब्सटेंस, है ना? नॉन मेटल क्या होते हैं? एकदम सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड दुनिया का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसे हार्ड कुछ है ही नहीं, लेकिन वो तो नॉन मेटल है। अभी हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड तो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ये एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है? इसको ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा भी है। अब ये सब तुमको लिखने देखने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाता, ठीक है? फालतू की चीजें लिखी हुई, तो इसको परेशान मत होना। जैसे यहाँ पे देखो डायमंड, है ना? डायमंड क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन दुनिया का सबसे कठोर नॉन मेटल है, ठीक है? ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे, ये भी हमारा नॉन मेटल होता है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो ये भी एक सिस्टम में आता है, क्योंकि नॉन मेटल जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है नॉन मेटल से, ठीक है? तो यहाँ भी सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स तुम्हारे तक पहुंच जाएगी, और इस नोट्स को मतलब मैं एक तरीके से तुम्हारा सारा क्लियर करवा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें लिखी हुई, कैसे कैसे लिखी हुई है, तुमको कैसे ये पढ़ना है, ठीक है? तो जब ये तुम जान जाओगे, तो ये नोट्स तुम बार बार रिवाइज करोगे, तो 100% तुम्हारे यहीं से जो क्वेश्चन वगैरह है वो बन जाएंगे, और तुम्हारा एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर हम मेटल का रिएक्शन कराएंगे, तो क्या चीजें निकलेंगी? देखो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी मेटल होगा, कोई भी मेटल है, ठीक है? अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है,
तो हमेशा वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, ठीक है? इसका ध्यान रखना। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम लूँगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊँगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? इसको ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज़ देखो, अगर मैं ये यही मैग्नीशियम ऑक्साइड उठा लूँ और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा लूँ, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाएगा, इसको भी ध्यान रखना। 2 चीज़ें तुमको ध्यान रखनी है, मैग्नीशियम अगर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएँगे तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा। ये 2 बातें अपने दिमाग में एकदम डाल लेना। क्लियर है भाई? फिर से बता रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताओ? मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जैसे पोटेशियम क्या होता है? मेटल, है ना? पोटेशियम क्या है हमारे पास? मेटल है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना? पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी पोटेशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है? पहले तो ऑक्साइड बनाएगा, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना रहा है? हाइड्रोक्साइड बना रहा है। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। लेकिन अगर इसी को, अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा, जैसे यहाँ पे K है सर, तो यहाँ K2 कैसे हो गया, है ना? ये नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना? जैसे यहाँ पे सोडियम था सर, एक ही सोडियम था, यहाँ पे 2 सोडियम Na2 कैसे हो गया? तो देखो इसको समझ लो थोड़ा-सा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा K+O2, है ना? अब तुमको लग रहा होगा सर यहाँ KO2 है तो KO2 होना चाहिए, है ना? लेकिन K2 हो गया, ऐसा क्यों हो गया? तो देखो मेरे भाई, यहाँ हम लेते हैं K और K की वैलेंसी देखेंगे तो प्लस का 1 होती है ना? और यहाँ O देखना है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितना होती है? 2 होती है माइनस का। और ये जब रिएक्शन आपस में करते हैं ना, तो इसका ये 2 इसके नीचे जाएगा, इसका 1 इसके नीचे जाएगा, तो K2 आ जाएगा, O 1 है तो 1 ही लिखेंगे इसको, O को। 1 नहीं लिखा जाता कि यहाँ पे तुम 1 रख दो, बात समझ आई? जैसे यहाँ पे तुम देखोगे कि सोडियम और ऑक्सीजन है ना? यहाँ सोडियम है और ये ऑक्सीजन है ना? तो सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की वैल्यू -2 होती है। ये -2 इसके नीचे आएगा, +1 इधर जाएगा। तो ये Na2O हो जाएगा, 1 तो लिखेंगे नहीं, है ना? बात समझे कि नहीं? ये चीज़ें नहीं पता है, ये 9th वाली चीज़ें हैं, तुमको ये समझना होगा। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा समझा दिया हूँ, बाकी ये तुमको 9th वाली क्लास में पढ़ लेना चाहिए था, और नहीं पढ़े हो तो कमेंट करके बता देना, उसकी पूरी क्लास करा दूँगा ताकि तुमको रिएक्शन वगैरह बनाने में कोई दिक्कत समस्या ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ चलो भाई। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं चीज़ों को, है ना? कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? किसी बालक को? थोड़ा-सा ये मिटा देता हूँ मैं। ये तो तुम समझ गए होगे। वो वैसे पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? पूरी की पूरी चीज़ें वैसे एकदम लिखी हुई हैं, तो कोई दिक्कत समस्या है ही नहीं तुम्हें। और ये वन शॉट में पूरा खत्म करा दूँगा मैं, परेशान नहीं होना तुम्हें। एक-एक चीज़ बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ही चीज़ें बताऊँगा मैं। अब यहाँ पे देखो, सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब H2O के साथ होगा तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाएगा, है ना? वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनता है? हाइड्रॉक्साइड ही बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। अब देखो यहाँ भी इसको भी बता देता हूँ, जैसे एल्युमिनियम क्या होता है? Al3+ होता है और ऑक्सीजन 2- होता है। तो ये 2 इसके नीचे आएगा एल्युमिनियम, तो Al2 हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ ये वाला 3 आएगा, Al2O3 बनेगा। ना यहाँ पे देखो Al2O3 बना है, ठीक है? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें तुम समझ गए होगे। क्या मैंने जो बताया वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, रुक जाओ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे लिखा था एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, है ना? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में आपस में रिएक्ट करेंगे तो Al2O3 बनाएगा, ऊपर मैंने बना के अभी दिखाया। हुँ, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अभी देखो डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल आते हैं। कभी-कभी ऐसे पूछ लेता है तुमसे कि व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न इन एयर? क्या होगा जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करेंगे? तो देखो, मैग्नीशियम रिबन
को अगर एयर में हम बर्न करेंगे तो एक व्हाइट फ्लेम, जिसको डैज़लिंग लाइट बोलते हैं, उसके साथ वो बर्न होगा और बर्न होने के बाद जो उसकी राख बचेगी वही तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, एमजीओ होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं। इफ यू इग्नाइट अ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, यहाँ पे ऊपर कर लो इसको, यहाँ पे if you ignite a magnesium ribbon, it burn with a dazzling bright white light. Use an old camera, flash bulb, and firework, and leave behind a powdery white ash which is magnesium oxide. तो उसका जो पाउडर जो एश के फॉर्म में आएगा वही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। अब यहाँ जो मैंने बताया था कि सोडियम मेटल को क्यों हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, ताकि वो एटमॉस्फेयर के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसके साथ रिएक्ट ना कर ले, है ना? क्योंकि तुमको अच्छे से पता है कि सोडियम वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं सोडियम के साथ रिएक्ट ना कर लें, इस वजह से हम सोडियम मेटल को केरोसिन के अंदर रखते हैं। बात समझेगा नहीं? अब चलो एम्फोटेरिक नेचर पे आ जाता है। ठीक है, देखो एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि सम मेटल ऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे देखो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट बना रहा है। एल्युमिनियम सल्फेट एक तरह का क्या सॉल्ट है, और यहाँ वाटर बना रहा है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, और यही एल्युमिनियम ऑक्साइड अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, और इसके साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाया है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, है ना, और वाटर आएगा। सोडियम एल्यूमिनेट भी एक तरह का तुम्हारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे समझो कि ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, वो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, एम्फोटेरिक तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा। डेली लाइफ एग्जाम्पल देखो तुमको पढ़ लेना है, ठीक है, मैं तो ये नहीं बताऊंगा, ये तुमको पढ़ लेना। अब यहाँ पे आती है एक बात कि भाई मेटल को अगर हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, क्या मैंने बोला, अगर मैं मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना? अब देखो हाइड्रा का मतलब क्या होता है, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो कहीं ना कहीं मेटल में वाटर तो होगा ही, और उसी को वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रा बोलते हैं, है ना? बोलो, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेटल है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम मेटल है, उसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको ध्यान रखनी है कि अगर हम मेटल का अगर हम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम इज रिएक्टेड विथ H2O, है ना, वाटर, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि सोडियम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना? यहाँ पे कैल्शियम की अगर तुम बात करोगे तो कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज होगी।
है ना? मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज़ होगी। यहाँ तक सारी चीज़ें तुम समझ गए होगे क्लियरली, ठीक है? अब ये तुम डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल अपने से पढ़ोगे, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब एक्वारेजिया की सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे, सबसे ज़रूरी बात हमारे लिए जो अभी तक है, वो है एक्वारेजिया। देखो एक्वारेजिया सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे, कैसे हम एक्वारेजिया को बना सकते हैं। एक्वारेजिया कुछ ख़ास बातें मैं तुमको पहले बता दूँ। एक्वारेजिया एक ऐसा एसिड है, जिसके अंदर दुनिया का कोई भी मेटल डालोगे, तो वो उसको खा जाएगा, मतलब अपने आप में डिसॉल्व करा लेगा, वो बचेगा नहीं, ठीक है? ये एक्वारेजिया की ख़ास बात है। दुनिया का कोई भी मेटल अपने आप में एक्वारेजिया घोलने की क्षमता रखता है, ठीक? तो ध्यान रखना। अब देखो एक्वारेजिया बनता कैसे है? तो एक्वारेजिया बनाने के लिए हमको 2 एसिड चाहिए। पहला तो हमको HCl चाहिए और दूसरा हमको चाहिए नाइट्रिक एसिड। HCl और नाइट्रिक एसिड को अगर हम 3:1 रेशियो में मिला दें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमने लिया है नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3, है ना? और हमने HCl लिया हुआ है, HCl लिया हुआ है। इसको हमें 3:1 रेशियो में मिलाना है। मतलब 3 लीटर तुमको क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा और 1 लीटर तुमको लेना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड। और इन दोनों को जब तुम मिला दोगे, है ना? तो 4 लीटर का एक सब्सटेंस तैयार होगा, 4 लीटर का। इसको क्या बोलोगे? एक्वारेजिया। क्या बोलोगे? एक्वारेजिया, है ना? रेजिया बोलोगे। और एक्वारेजिया क्या होता है? दुनिया का कोई भी मेटल होगा, अपने आप में उसको क्या करेगा? डिसॉल्व करा लेगा, घोल लेगा। मतलब तुमने कोई मेटल डाला, इवन तुमने प्लैटिनम मेटल डाल दिया और कुछ देर बाद देखोगे तुमको प्लैटिनम मेटल उसमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसमें घुल चुका है। बात समझ आई? तो यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे गोल्ड है ना? सोना है। एक्वारेजिया में इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? गोल्ड क्लोराइड बनेगा, है ना? और अदर प्रोडक्ट कुछ बनेंगे, हमको नहीं पता क्या बनेगा। ठीक, ऐसे प्लेटिनम है, एक्वेरियम मिलाओगे तो ये प्लेटिनम क्लोराइड बनाएगा, यहाँ पे अदर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनेंगे। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ गए होगे। अब देखो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, जैसे कॉपर सल्फेट एक तरह का क्या हमारा एसिड है ना? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर से बता देता हूँ। वैसे मैंने इसको बताया था केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, मैंने तुमको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मान लो तुम हो, तुम्हारा कोई दोस्त है फीमेल, है ना? फीमेल ही लेके चलो। अब तुम स्मार्ट तो हो, लेकिन तुमसे जब कोई स्मार्ट और ज्यादा आ जाएगा, तो हो सकता है वो स्मार्ट बंदा तुमको रिप्लेस करके तुम्हारी जगह ले ले, है ना? लॉयल है तो कोई बात नहीं, नहीं कर रहा हूँ उनकी बात, लेकिन अगर लॉयल नहीं है तो ये चांसेस बनते हैं कि भाई तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, है ना? तुम्हारी जगह उसने डिस्प्लेस कर दी, है ना? क्यों? क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तुमसे ज़्यादा एक्टिव है, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे जैसे अब रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने वहाँ पे देखी थी, बट आगे भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो कि जैसे कॉपर जो है वो सल्फेट के साथ अपना रिएक्शन आराम से बनाया हुआ था, लेकिन जिंक क्या है? जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, ज़्यादा स्मार्ट आदमी है। तो क्या करेगा, जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर को हटाएगा। देखो कॉपर अब अलग हो गया और कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा। देखो ZnSO4 हो गया, SO4 के साथ क्या आ गया? जिंक आ गया, है ना? तो उसने क्या किया? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हमेशा हटाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। अब जैसे आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटाएगा, कॉपर को हटाया, कॉपर बगल हो गया। और ये आयरन जो है अब जो है कॉपर की जगह ले लिया, तो SO4 के साथ फिर आयरन हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे मेटल, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, हाइड्रोजन का भी कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे जिंक क्या है, जिंक क्या है, जिंक भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जैसे ही जिंक हाइड्रोजन के संपर्क में आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन की जगह जिंक आ गया, ZnCl2 आ गया और हाइड्रोजन को अलग कर देगा ये, है ना। या FeHCl आएगा तो FeCl2 हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमको लग रहा होगा सर Cl तो वहां पे वन था, एक ही था, लेकिन यहाँ पे Cl2 हो गया, क्यों? क्योंकि देखो Zn क्या होता है, Zn की वैलेंसी होती है 2+ और Cl की होती है -1। अब ये 1 इधर आएगा, ये 2 उधर जाएगा, तो ZnCl2 ही तो बनेगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Mg की अगर हम बात करें तो Mg2+ होता है, तो MgCl2 इसको भी बनाएगा और H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज होगी। तो आई थिंक सो यहाँ तक सारी चीजें तुमको अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब देखो मेटल जो है, मेटल जो है, अभी तक तो हमने सब देख लिया। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखा, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखा। अब मेटल 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 मेटल, ये सारे मेटल आते कहाँ से? हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमने तो अभी ये पढ़ा ही नहीं कि एक्चुअल में मेटल आते कहाँ से। तो मेटल देखो अब हम पढ़ेंगे कि आते कहाँ से। तो देखो मेटल जो है, कोई भी मेटल होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, सॉरी हाइड्रोजन, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, एल्युमिनियम हो, सिलिकॉन हो, है ना, आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, कॉपर हो, ये सारे के सारे मेटल तुमको अलग अलग कभी नहीं मिलेंगे, सब इकट्ठा मिलते हैं। अब इकट्ठा, जब ये मेटल पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज भी आती हैं, बहुत सारे अदर मेटल्स भी होते हैं, तो उन सारी चीजों को जब वो मिली जुलू हमको मिलती है, मिली जुली हुई मिलती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ओर्स, ओर्स बोलते हैं। ओर्स में कई सारे मेटल्स मिले होते हैं, कई सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, तब वो कहीं जाके ओर्स मिलता है। ओर्स का मतलब समझो कि एक तरह से मेटल्स का ढोंका है, जिसमें बहुत सारे मेटल है। उसमें कार्बन भी हो सकता है ना, कॉपर भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, कई सारे मेटल्स इकट्ठा उसमें मिले हो सकते हैं, जिसको ओर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ओर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेटल आर नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड कॉल ओर्स, है ना। मेटल हमेशा एक कंपाउंड में मिलेंगे, कंपाउंड का मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनको ओर्स बोलते हैं। अब इसी ओर्स से अलग अलग सारे मेटल को निकालना, हमने आयरन को अलग किया, हमने कॉपर को अलग किया, हमने एल्युमिनियम को अलग किया। तो अब मेटल्स को अलग अलग करने का ये जो प्रोसेस होगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलेंगे। अब देखो जैसे मान लो, ऐसे समझो इसको, जैसे एक क्लास है ना, क्लास 12 बा, क्लास 12 बा की अगर हम बात करेंगे, या क्लास 10 ए की हम अगर बात करें, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ गुस्से वाले हैं, कुछ हंसने वाले हैं, कुछ ज्यादा पढ़ने वाले हैं, कुछ एकदम गधा छाप है। तो बहुत सारे मेटल्स का ये समूह है। लेकिन अगर हम इकट्ठा इसको देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 10 ए या 10 ए देख रहे हैं। लेकिन अगर हम निकालना चाहें कि कौन बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, कौन बहुत ज्यादा मूर्ख है, कौन लड़ाई वाला है, कौन हंसने वाला है, तो सबको अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो ये जो अलग अलग कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना। समूह 10 ए है, उससे सारी चीजों को अलग करना, है ना। 10 ए को क्या हम बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे, 10 ए को ये ओर्स है। इससे फिर हम स्टूडेंट को अलग अलग करेंगे, तो वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास ओर्स जो होता है, बहुत सारे मेटल्स का कंपाउंड होता है। अब इस कंपाउंड से, इस ओर से हर एक मेटल को अलग करना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। आई थिंक सो यहाँ तक तुमको चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे देखो जैसे लिखा भी है, दीज ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल्स बाय वेरियस मेथड और प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। इसी को क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोला जाता है। मेटल को अलग अलग करना बोला जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक?
अब देखो कौन-कौन से वो मेथड हैं जिनसे हम अलग करेंगे, तो पहला आता है हीटिंग मेथड, है ना? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन, डायरेक्टली पूछा जाता है। तुमसे बोलेगा कि राइट द शॉर्ट नोट अबाउट कैल्सिनेशन, व्हाट इज़ कैल्सिनेशन? ऐसे चीज़ें पूछेगा। तो देखो कैल्सिनेशन क्या होती है? कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें हीट करना है, लेकिन एयर का अब्सेंस होना चाहिए वहाँ पे, एयर प्रेज़ेंट ना हो, तो वो प्रोसेस हमारा कैल्सिनेशन कहलाता है। क्या बोला मैंने? कि तुम्हें दुनिया की कोई चीज़ हीट करनी है, लेकिन एयर का प्रेज़ेंस बिल्कुल भी ना हो, तो वो हमारा क्या बोला जाएगा? कैल्सिनेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भाई? कैल्सिनेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि व्हेन ओर्स इज स्ट्रांगली हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या तो एयर का प्रेजेंस बिल्कुल ना हो, या तो फिर लिमिटेड सप्लाई सप्लाई होनी चाहिए एयर की, है ना? या तो एयर बिल्कुल ना हो, या तो कितनी सप्लाई हो? एक लिमिटेड सप्लाई हो। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर जब होगी तभी हम बोलेंगे कि हाँ अब कैल्सिनेशन हो रहा है, यहाँ पे कैल्सिनेशन का प्रोसेस चालू हो गया। ठीक है? दिस इज कॉल्ड अ कैल्सिनेशन, है ना? जैसे जिंक ऑक्साइड है, मान लो हमारे पास, ये ओर्स है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, इसको हम हीट कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं, और एयर का प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो देखो जिंक यहाँ से अलग हो जाएगा, जिंक अपने आप अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बात समझेगी नहीं? तो ये पहला प्रोसेस है, ओर से मेटल को अलग करना, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का पहला तरीका ये है कि तुम हीट करके निकाल सकते हो, लेकिन हीट तभी करोगे जब तुम्हारे पास जिंक ऑक्साइड है, या तुम्हारे पास ऑक्साइड फॉर्म में मेटल है। अब देखो कार्बन के रिडक्शन के बारे में आता है, ये भी एक तरीका है। जैसे यहाँ पे फेरस ऑक्साइड था, है ना? कार्बन के साथ इसको हमने हीट कराया, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्साइड को अपने साथ ले लेगा, है ना? आयरन अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपना अलग हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि मेटल बिलो कार्बन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड विद कार्बन। देखो भाई ऐसा है कि कार्बन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू आयरन। तो ये क्या करेगा, आयरन को हटा देगा कार्बन, है ना? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट वाले को हटा देता है, तो कार्बन आयरन को हटाएगा, तो आयरन देखो यहाँ पे अलग हो गया, आयरन यहाँ पे अलग हो गया, और इस आयरन की जगह हमारा कार्बन ले लेगा CO2। ठीक है, बात समझे कि नहीं? आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। बाय रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी इसको हटा देगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ CO कार्बन कॉपर ऑक्साइड था, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड को हीट करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये CO जो है ये CO को रिप्लेस करेगा, हटा देगा, CO अपना अलग हो गया, और CO और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना लेंगे ये। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है कि हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बस लगभग अभी 15 मिनट की और क्लास है, और 15 मिनट में ये पूरा का पूरा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये देखो इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा ये बर्तन बना हुआ है। ठीक है, एक हमारा जो पॉजिटिव होगा उसको एनोड बोलते हैं, ये पॉजिटिव हमारा टर्मिनल है, इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और निगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं, है ना? कैथोड। और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, यहाँ पे ये हमारी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब बैटरी है तो करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, वेरियस रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कार्बन, कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है ये, तो कार्बन तो इनको हटा नहीं पाएगा, और अगर हटा नहीं पाएगा तो दीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन कंपाउंड, इनके मोल्टन कंपाउंड। अब मान लो हमारे पास जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर घोल लेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे। बात क्लियर है? चलो।
सेल्फ रिडक्शन की हम बात करेंगे। सेल्फ रिडक्शन की अगर हम बात करें तो सम मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू मेटल बाय वन ऑफ द कंपाउंड ऑफ और इटसेल्फ ड्यू टू हीटिंग। हीटिंग करने के बाद वो अपना अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, जैसे पीबीओ है, लेड ऑक्साइड था यहाँ पे और लेड सल्फेट था, है ना। दोनों को हमने मिला के क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पीबी जो था वो अलग हो गया और सल्फेट जो है सल्फर डाइऑक्साइड वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा मेटलर्जी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं भाई, मेटलर्जी की बात करते हैं। मेटलर्जी एंड ओर्स की बात करते हैं। देखो मेटलर्जी होता क्या है, मेटल को ओर से निकालना, है ना, ओर से मेटल को अलग अलग करना, ये मेटलर्जी आता है। ऐसे बोल सकते हैं कि मेटल एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड द मेटलर्जी। मेटल को निकाल लेना ही मेटलर्जी कहलाता है। मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटलर्जी जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे व्हाट इज ओर्स वगैरह मैंने बता दिया है तुम्हें, है ना, तो ये सारी चीजें तुमने पढ़ाई है। हाँ, यहाँ पे गैंग जान लो क्या होता है। देखो ओर्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको गैंग बोलते हैं, है ना। ओर्स ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ आर नेवर कम्प्लीटली प्योर। ओर्स जो मिलता है वो प्योर होता नहीं कम्प्लीटली। दे कंटेन अनवांटेड मटेरियल कॉल द गैंग एंड इम्प्योरिटीज। अनवांटेड मटेरियल होता है जिसको इम्प्योरिटीज बोलते हैं, है ना। दीज इम्प्योरिटीज डू नॉट कंटेन द मेटल वी वांट। इसमें मेटल वगैरह बिल्कुल नहीं होते। एंड दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द ओर्स मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर एक्सट्रैक्शन। तो इसको सबसे पहले ही अलग कर दिया जाता है ना। तो इसी को गैंग बोलते हैं। बात समझेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीजें तुमको एकदम समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सब मैंने यहाँ पे तुमको 1 बाय 1 पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अब इसी नोट्स को तुम बार बार रिवाइज करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना, और तुम देखोगे कि यहीं से तुमसे प्रश्न आए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन को तुमने टैकल किया हुआ है। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट हमारा जो केमिस्ट्री बचता है उसमें केवल कार्बन और इट्स कंपाउंड बचता है, वो आगे करा के मैं खत्म कर दूंगा। मेरी कोशिश है कि 4 दिन में 4 चैप्टर और 12 दिन में पूरी की पूरी साइंस। तो इस मोटो के साथ हम लोग चलते हैं, इस मोटो के साथ हमारा काम होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।